दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज। साथियों, आज दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक बैरूनी है और एक अंदरूनी। अब बैरूनी डेवलपमेंट पर ज़्यादा तफसील से बात होगी। अंदरूनी डेवलपमेंट क्या है वो हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। नाज़रीन, आपको याद है अभी चंद रोज़ पहले, चंद हफ्तों पहले अमेरिका में इलेक्शन हुआ है। 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ। उसमें तब्दीली आ गई, यानी सदर ट्रंप की जगह जो बाइडन ने इंतखाब जीत लिया। गुज़िश्ता रोज़ तक एक ये झगड़ा चलता रहा अमेरिका में कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा या नहीं होगा, ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। और गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं, जिनके कई मामलात हैं, उनके ऊपर हम कल बात करने की कोशिश करेंगे या किसी अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा वाक़या ये रूनुमा हुआ कि ये तवक्को की जा रही थी कि अब शायद अमेरिका की पॉलिसी में ईरान के हवाले से कोई शिफ्ट आएगा। और उसके बाद फिर मामलात ये अलबत्ता ज़रूर कहा जा रहा था कि मामला दोनों तरह से तरफ जा सकते हैं, यानी बिगाड़ भी पैदा हो सकता है और बेहतरी की जानिब भी सूरत हाल मायल हो सकती है। लेकिन बिगाड़ की जानिब सूरत हाल जाती दिखाई दे रही है। पहले तो ये खबर आई कि यूएई में अमरीकी जो तैयारे हैं, जंगी तैयारे, उन्होंने लैंड किया है मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ एयर बेसिस पर। उसके बाद हमने गुज़िश्ता रोज़ जब नेट सर्फिंग के दौरान चीज़ें तलाश करते हुए देखा, जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, उनका एक बड़ा ही ख़तरनाक का, जो जिसे मैं ज़ाती तौर पर ख़तरनाक समझता हूँ, आप भी शायद उसको ख़तरनाक ही करार देंगे। वो बयान मैंने देखा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसराइल की जानिब से जारी किया गया था। इस बयान में नेतन्याहू ने और तो जो बातें की सो की, उन्होंने एक दो बातें बहुत ही ख़तरनाक की। मसलन उन्होंने ये कहा कि जल्द या बदेर तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसके नतायज होंगे। और उन्हीं नतायज की बुनियाद पर उनका ये कहना था कि उनका ये ख्याल है कि एक एक करके तमाम ममालिक जो हैं, मुस्लिम ममालिक, वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद आज कुछ एक और ख़तरनाक वारदात हुई, जिसे मैं तो वारदात का भी नाम देता हूँ क्योंकि कत्ल हुआ ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से या जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान एक मुमताज़ शख्सियत हैं और बानी तस्वुर होते हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के, यानी जो हमने एटम बम बनाना शुरू किया पाकिस्तान एटमी कमीशन की बुनियाद तो उससे पहले रख दी गई। बानी जो सियासी कायद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डॉक्टर कदीर खान जो है का नाम लिया जाता है पायनियर के तौर पे। ईरान के डॉक्टर कदीर खान समझे जाने वाले मोहसिन फ़खरी ज़ादे, जो इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर भी हैं और जौहरी प्रोग्राम के एक तरह से खालिक भी, वो आज कत्ल कर दिए गए तेहरान में भरे बाजार में। एक तरह से यूँ कहिए दिन दहाड़े कत्ल उनका हुआ। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उसके बाद फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया गया। ईरान की हुकूमत की जानिब से जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है जवाद ज़रीफ़, मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, जब भी वो तशरीफ़ लाए। एक बहुत ही कैंडिड वज़ीर ख़ारजा हैं, अनलाइक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के। वो बहुत थोड़ा बोलते हैं लेकिन नाप तोल कर बोलते हैं। उन्होंने अपने बयान में, जो अब से कुछ शायद 1 घंटा पहले जारी हुआ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि लीड्स जो है वो इसराइल की जानिब जाती हैं, यानी इसराइल मुलव्वस हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में नाज़रीन ये देखना ज़रूरी है कि एक तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस हवाले से क्या है, जो अरब इसराइल ताल्लुकात के हवाले से अंडर करंट्स क्या हैं, इसका जो ताज़ा कत्ल है इसका खित्ते पर क्या असर पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान का क्या कर सकता है। ये तमाम मामलात हैं जिसकी वजह से जिनको हम आज आगे चलकर देखते हैं। नादिर मोहसिनजादे का कत्ल जो है वो मामूली वाक़या नहीं है चूँकि ईरान के लिए, और ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका पर इल्ज़ाम नहीं आयद किया है। और अगर इसको उस तनाजुर में देखा जाए, नेतन्याहू का जो 2 दिन पहले का बयान था कि हर सूरत मुस्लिम ममालिक को तस्लीम करने की जानिब आना पड़ेगा, और वरना उनको उनका जो लहजा है, इंटरव्यू के जो डिक्शन है, उसका मतलब यह है कि वरना उनको भुगतना होगा। तो ये समझा जा सकता है कि आज इसराइल के वज़ीर आज़म के बयान के बाद जो है शायद ईरान को भुगतने का सिलसिला शुरू हो गया हो ईरान के।
ताहम ईरानी हुकूमत की जानिब से जवाद ज़रीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल का नाम ले दिया कि लीड उनकी जानिब मिल रही हैं। और फिर जो अली खामनई साहब हैं ईरानी सुप्रीम लीडर, उनके जो फौजी मुशीर हैं उन्होंने इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया। एक एक दफ़ा तो ऐलान इससे पहले सुलेमानी साहब का भी किया गया था, जो ईरान के आर्मी चीफ थे और उन्हें इराक़ में कत्ल किया गया था। उसके बाद भी इसी तरह का ऐलान हुआ था, लेकिन फिर कुछ कुव्वतें दरमियान में कूदी और अमेरिका और उसके दरमियान एक हद तक मामले को संभाला गया। लेकिन यहाँ चूंकि मामला कत्ल का है और दुश्मन जो है वो उसको ईरान ने आइडेंटिफाई ज़रूर किया है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई शवाहिद अभी तक दुनिया के सामने नहीं रखे। इस सूरत हाल में इस बयान को एक बहुत ही वार्निंग समझा जाएगा और यकीनी तौर पर यह हालात की ख़राबी की जानिब मामला जाता दिखाई दे रहा है। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से भी ये मुतालबा किया है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। उनका ये कहना है कि ईरान के एक सिविलियन को जो जौहरी प्रोग्राम के खालिक थे उसको एक तरह से उसको हेड किया करते थे, उसका कत्ल कर दिया गया है भरे बाजार में, यूँ समझिए। और उस पर अगर और ये कोई फौजी कार्रवाई नहीं है, ना ही ये ईरान के हवाले से कोई फौरी इश्ताल ईरान की जानिब से कुछ सामने आया था इससे पहले कि उससे बदला लिया जाता। और फिर आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब न्यूक्लियर मुज़ाकरात हुए थे ईरान के साथ, तो यूरोपीय यूनियन भी उन मुज़ाकरात में का शरीक था और सिग्नेटरी है उस माहदे का, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सरकर्दगी में हुआ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। और ईरान और यूरोप बार बार ये गवाही देता रहा है कि ईरान की जानिब से उस माहदे की अभी तक खिलाफ वर्जी नहीं की गई। ये माहदा अमरीकी सदर बराक ओबामा के ज़माने में हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका उससे निकल गया था, लेकिन अब फिर ये मामला जो है वो उठेगा और हालात यकीनी तौर पर ख़राब हो गया। जिसका एक पहलू ये भी है कि इस वक्त अरब ममालिक इसराइल के करीब आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही हमने यूएई के एक शहज़ादे का ट्वीट देखा था जिनका ये कहना था कि उन्हें अरब होने पर फ़ख्र है, लेकिन चूँकि यहूदी जो है वो उनके अरब भाई हैं, उसी ख़ित्ते के भाई हैं, तो उनको उनके ऊपर भी फ़ख्र है। और फिर उनका ये भी कहना था कि दोनों हज़रत इब्राहीम की औलाद में से एक तरह से फैमिली है और फिर इख्तलाफात जो है वो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये इस तरह के मामला जब ईरान एक जानिब ईरान के उस पर हमला हुआ है, उसे कत्ल कर दिया गया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खालिक को या बानी को, जो भी आप समझ लें। दूसरी जानिब जो इतलात है यही के जो अरब ममालिक हैं वो करीब आ रहे हैं। यूएई ने तस्लीम कर लिया, बहरीन ने भी तस्लीम कर लिया, और ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं। और वो नेतन्याहू का भी यही कहना था और सदर ट्रंप का भी ये कहना था कि जल्द और ममालिक ऐलान करेंगे। उस सूरत हाल में अगर आप इस मामले को देखें तो ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त जिस नहज पर हैं अरब दुनिया के साथ, जो अरब अजम का झगड़ा है उस खास तनाजुर में इसको देखें तो फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है ये कंट्रोल से बाहर हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी। उसमें रूस का किरदार भी आगे चल कर आएगा। लेकिन जो इस हवाले से इब्तिदा में मैंने अपने कलमा जो इब्तदाई जुमले थे उनमें मैंने पाकिस्तान के हवाले से बात की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी हमने गुज़िश्ता दिनों इस मामले पर काफ़ी काम किया, क्योंकि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान ने डोजियर भी दिए, उसके शवाहिद भी दिए जो अक़वाम मुत्तहिदा के में पेश कर दिए गए, और अक़वाम मुत्तहिदा के बाय द वे सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने एक मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। और अब ये जो डोजियर है ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश किया जाएगा, और जो इंसदाद दहशतगर्दी मैकेनिज़्म है अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ भी पेश किया जाएगा। हम इसी तनाजुर में, भारत के तनाजुर में हम ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें AQ खान साहब कहा जाता है, उनकी सिक्योरिटी का क्या मामला है। तो जो वहाँ हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी सिक्योरिटी में तकरीबन 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। वो अपने घर के पास ही, इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश है, वो अपने घर के पास ही वॉक करते हैं, लेकिन जितने तादाद में सिक्योरिटी की पहले थी वो उसमें इजाफा कर दिया गया, उसकी लेयर्स में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी तनाजुर में एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई
वो ये है कि एक जो खातून हैं, अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची, जिनके हवाले से ये इतलात भी मौजूद है कि जब कुछ अर्सा पहले ब्लैक वाटर्स का नाम लिया जा रहा था और फिर इस्लामाबाद के एक घर से ब्लैक वाटर्स के कंप्यूटर मिले और उसमें उसमें एक लिस्ट मिली नामों की और उन नामों में सिंथिया डी रिची का नाम भी शामिल था। और फिर पीपल्स पार्टी बहुत के हवाले से वो एक कंट्रोवर्सी में है, अदालत में है मुकदमे के हवाले से। उनके बारे में ये इल्म हुआ कि वो उसी इलाके में जहाँ डॉक्टर ए क्यू खान साहब रहते हैं, उसी इलाके में उनके वो एक यूरोपीय मुल्क के डिफेंस अताशी के घर में मुकीम हैं आजकल। F7 में उनका अपना घर था इस्लामाबाद में, जो उन्होंने शायद किराए पर लिया हुआ था या किसी दोस्त ने उनको रिहाइश के लिए दी हुई थी जगह। वो अचानक ही वहाँ से मुंतकिल हो गई हैं और अब वो उसी इलाके में रहते हैं। गो के हो सकता है इन दोनों खबरों का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सिक्योरिटी के हवाले से जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट्स शायद हो चुकी हैं और डॉक्टर ए क्यू खान की हिफाजत जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं, वो डॉक्टर ए क्यू खान की हिफाजत को अपनी प्राइम जिम्मेदारी समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ऐसे तरीके से ये जिम्मेदारी अंजाम भी दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ए क्यू खान की सिक्योरिटी उनके किरदार के हवाले से, जो क्योंकि वो पाकिस्तान के का जो एटमी प्रोग्राम है उसको अमली शक्ल उन्होंने दी है, तो उन बहुत ही ज़रूरी है। फिर उनके साथ जो कुछ माजी में हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर बाज़ इल्ज़ामात लगे और फिर उनको कबूल उन्होंने बाज़ वजूहात की बिना पर कबूल भी किया अपना मुलविस होना। तो ये इन तमाम सारे तनाजुर में अगर हम देखें तो डॉक्टर ए क्यू खान ही एक ऐसी शख्सियत है इस खत्े में, ईरान में होने वाले कत्ल के बाद, जिनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो अब अल्लाह का करम है वैसे तो मुझे इत्मीनान भी है, मुझे खुद भी इत्मीनान है क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी तहकीक की, लोगों से बात की। तो उनकी सिक्योरिटी अब फूल प्रूफ सिक्योरिटी बना दी गई है। वैसे भी आजकल वो उन्होंने अपनी मूवमेंट महदूद की हुई है उम्र के इस हिस्से में जहाँ उनकी ख़ास तौर पर कोविड के बायस वो बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है। ताहम ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी नहीं है और ख़िते के लिए भी अच्छी नहीं है। इसमें एक और चीज़ जो है वो ज़रा आजकल फिर लाइमलाइट में है। एक तो आज एक बहुत ही जिसको कहिए कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पहली बार इसराइल का मामला वफाकी काबीना में डिस्कस हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुके हैं इमरान खान साहब कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक फ़लस्तीन जो है उसकी फ़लस्तीनी अवाम जो है मुतमईन नहीं होंगे। दफ्तर खारजा 2 रोज़ पहले भी बाज़ाब्ता तौर पर, बल्कि आज भी जो गुज़िश्ता रोज़ ब्रीफिंग हुई, माफ़ कीजिएगा, उसमें भी दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई ऐसी मूव है। लेकिन बहरहाल ये इतलात मौजूद है कि चंद दोस्त ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर कुछ इकनॉमिक प्रेशर भी डाल रहे हैं और पाकिस्तान पर अदरवाइज सफारती दबाव भी डाल रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक वो वाहिद मुल्क है जिसको न्यूक्लियर के मामले में तरक्की याफ्ता कहा जा सकता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दुनिया बहुत बात करती है, लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो है वो भी फ्यूल प्रूफ है। ताहम चूँकि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है, बाज़ाब्ता तौर पर अब तो जौहरी ताकत है, तस्लीम शुदा है भारत के जवाब में जो हमने 1998 में धमाके किए थे उनके नतीजे में। तो लेकिन पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो इसराइल दुनिया में इसकी एक वक़्त होगी। पाकिस्तान के दीगर मामलात में हम जैसे भी हों, लेकिन इस मामले में अगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसराइल के हक़ में आता है तो ये इसराइल के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, अमेरिका के लिए भी बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसी वजह से आज वफाकी काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, और ये बहुत अच्छा किया मेरे नज़दीक, क्योंकि रियासतों को कुछ उसूलों पर चलना होता है। इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने यही ऐलान ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई दबाव भी नहीं, और अगर कोई दबाव हुआ तो इसका मतलब है कि हम तस्लीम भी नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि जब तक ये नहीं होता, फ़लस्तीनी मुतमईन नहीं होते। इस हवाले से दफ्तर खारजा ने उनसे, खैर हमने 12 सवाल भी पूछा, लेकिन दफ्तर खारजा ने ये कहा, और ये एक नई इंडक्शन है पिछले 6-8 महीनों की, कि 2 स्टेट थ्योरी पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है। अब जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो यही है कि 2 स्टेट थ्योरी पर अमल दरामद ही मसला फ़लस्तीन का हल है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक।
नाज़रीन, पाकिस्तान की जो बैरूनी दुनिया में पोजीशन है वो मुस्तहकम उसी तरह से होगी जब पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान का दाखिली इस्तेहकाम, माफ़ कीजिएगा ज़रा, इस वक्त को बहुत मुनासिब नहीं है। हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है, अपोजिशन भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। अभी सिलसिले की ताज़ा डेवलपमेंट यह है कि पेशावर का जलसा तो हो गया, उस जलसे के हवाले से भी हमारे सिक्योरिटी इदारों को शाबाश कि उन्होंने बारूद से भरी एक गाड़ी जो है वो पेशावर शहर में दाखिल होने से पहले ही पकड़ ली। उस गाड़ी का निशाना वही जलसा गाह थी जहाँ गुज़िश्ता इतवार को पीडीएम का जलसा था। ये भी हमारी जो ज़राए हैं, मुस्तहकम ज़राए हैं, मुस्तनद ज़राए हैं वज़ारत दाखिला में, उनकी जानिब से ये बताया गया। लेकिन अब जो एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है वो एक बड़ी दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी को तो कोरोना का टेस्ट उनका पॉजिटिव आ चुका है, वो उन्होंने अपने खुद का क्वारंटाइन हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, वो हॉस्पिटलाइज है। वो हो सकता है हॉस्पिटल से उनका कोई, जो मुल्तान का जलसा है पीडीएम का 30 नवंबर का, उसमें हो सकता है आसिफ जरदारी का कोई पैगाम, रिकॉर्डेड पैगाम चलाया जाए। लेकिन आज यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, उन्होंने हैरान कर दिया सबको ये बताकर कि बख्तावर भुट्टो जरदारी इस जलसे में आएंगी कराची से। माफ़ कीजिएगा, आशफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी की आज मंगनी हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली में ये पहली खुशी है उनकी शहादत के बाद। उस ख़ानदान को मुबारक। उस नौजवान की तस्वीरें भी आ गई हैं, उस नौजवान के वालिदैन भी आज आए हुए थे, और जो उनके हवाले से प्रोपेगेंडा जारी था वो भी आज दम तोड़ जाएगा। लेकिन आशफा भुट्टो जरदारी मुल्तान के जलसे में शरीक होंगी, और अब तक की इतलात के मुताबिक, ये कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक वो पॉजिटिवली खिताब भी करेंगी। ये उस एक तरह से उनकी पहली पॉलिटिकल लॉन्चिंग होगी। इससे पहले उन्होंने एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से को एड्रेस किया है जब आसिफ अली जरदारी जेल में थे, लेकिन भाई के ना होने की वजह से जलसे में, भाई के क्वारंटाइन हो जाने की वजह से, हालांकि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके भाई हैं वो खिताब करेंगे, वीडियो लेकर खिताब करेंगे, लेकिन बख्तावर बीबी वहाँ खिताब करेंगे। और ये पंजाब में उनकी एंट्री मरियम नवाज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। जनूबी पंजाब जो है उसको पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, और मरियम ने जिस जुर्रतअंदाज़ा अंदाज में एक नैरेटिव का इख्तियार कर रखा है, वो पंजाब में उसको काफ़ी पजीराई मिल रही है, लोग उसके हक में हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये खदशा है कि मरियम का जो बयानिया है वो सराकी इलाके में जहाँ सियासी महरूमी भी बहुत है, वहाँ भी कहीं मकबूलियत हासिल ना कर ले और उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान ना पहुँचे। तो उसी तनाजुर में मरियम के मुकाबले में भुट्टो ख़ानदान की एक और खातून बेनज़ीर भुट्टो के बाद लॉन्च होने जा रही हैं 30 नवंबर को। आप देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। बख्तावर, माफ़ कीजिएगा, आशफा भुट्टो जरदारी को हमने बोलते देखा है, शी स्पीक्स वेरी वेल, कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं, बेनज़ीर भुट्टो के स्टाइल में बात करती हैं। वो दुपट्टा भी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के स्टाइल में ही लेती हैं, और वो लगती है बेनज़ीर भुट्टो की कॉपी जब वो बोलती हैं। तो जब वो बोलेंगी तो फिर गज्जे बरसेंगी भी, और खूब मज़ा भी आएगा सुनने वालों को। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के जाले हैं उनमें एक नई रूह भी फूकी जा सकेगी। इस तरह से उनका खून भी यकीनी तौर पर जोश पाएगा बीबी शहीद की बेटी को देखकर। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त कि कोविड से अपने अहल खाना की, अपने वालिदैन की, बीवी बच्चों की हिफाजत कीजिए। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।